गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज एंड करंट डेंसिटीज़ निकाली थी फॉर रिलेटिविस्टिक थ्योरी, और पीआरटी से जो हमें कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए थे उसके बारे में डिस्कस करा था, और ये भी देखा था कि पीआरटी जो है आपकी पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है नॉन रिलेटिविस्टिक पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में, जब हम नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी के प्रिंसिपल्स उस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं जो हमने रिलेटिविस्टिक थ्योरी के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करी थी। अब हम देखेंगे केजी इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। An electromagnetic field can be uniquely represented by a vector potential A and scalar potential phi। इसके बारे में आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है, तो मैं इसकी डिटेल आपको नहीं बताऊंगी, पर ये दो आपके पोटेंशियल्स होते हैं, एक तो होता है वेक्टर पोटेंशियल A और एक होता है स्केलर पोटेंशियल फाई। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इन दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज पोटेंशियल्स फॉर्म अ फोर वेक्टर्स के बारे में भी आपने पढ़ा है अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो जब हम इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो जो कॉम्पोनेंट आता है वो आपका फोर वेक्टर फॉर्म में आता है। whose components are A1, A2, A3, A4। जो A4 कॉम्पोनेंट होता है वो स्केलर के फॉर्म में होता है, दैट इज आयोटा फाई, एंड ट्रांसफॉर्म लाइक मोमेंटम एनर्जी फॉर फोर वेक्टर पी म्यू। जैसे आप मोमेंटम को कन्वर्ट करते हैं फोर वेक्टर में, जो आपका फोर्थ वेक्टर होता है बेसिकली वो आपका टाइम कंपोनेंट से हमने स्टार्ट करा था, तो मोमेंटम में वो एनर्जी कंपोनेंट होता है और यहाँ पे वो स्केलर पोटेंशियल के फॉर्म में होता है। तो P1, P2, P3 एंड P4 जो होता है वो आपका आयोटा E/c के इक्वलेंट होता है। देयरफॉर द पोटेंशियल A एंड फाई शुड बी इंक्लूडेड इन क्लेन गॉर्डन इक्वेशन विथ मोमेंटम एंड एनर्जी। इसलिए हमें केजी इक्वेशन में ए और फाई को इंक्लूड करना चाहिए मोमेंटम और एनर्जी के साथ। इफ़ ई इज़ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, अगर हम कह रहे हैं कि ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है पार्टिकल पे, देन इन सिमिलैरिटी विथ नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन पी एंड ई आर रिप्लेस्ड बाय। तो अगर हम उसे नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी से कंपेयर करेंगे तो पी और ई को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। तो पी को हम ए के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पी माइनस ई ए बाई सी। ये आपके चेंजेस किए गए थे जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए केजी इक्वेशन को स्टडी करा था। तो P माइनस ई ए बाई सी और E माइनस ई फाई के फॉर्म में हम लिखेंगे, ये आपके इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। सो द एक्सप्रेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी के बीच में जो हमने रिलेटिविस्टिक थ्योरी से एक्सप्रेशन निकाला था वो किसके बराबर था, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। तो उस इक्वेशन में हम ई की जगह रख देंगे ई माइनस ई फाई और पी के जगह रख देंगे पी माइनस ई ए बाय सी। जब आप इसको रखोगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 30 आ जाएगी। यहाँ पे जब आपने सब्सटीट्यूट करा तो यहाँ पे ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर, और आपकी इक्वेशन नंबर 30 आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि E और P को ऑपरेटर फॉर्म में रिप्लेस कर रहे हैं। E आपका E के लिए टोटल एनर्जी के लिए जो ऑपरेटर होता है वो होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, और P जो कि मोमेंटम है उसके लिए जो ऑपरेटर आता है क्वांटम मैकेनिक्स में वो आता है आयोटा एच क्रॉस डेल। तो इन दो ऑपरेटर से हम इक्वेशन नंबर 30 को रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड निकालेंगे, उसके बाद हम दूसरा साइड निकालेंगे। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में इन ऑपरेटर से इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे तो ई की जगह आ गया आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी माइनस ई फाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साई इज इक्वल्स टू आपका होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। तो जब आप यहाँ पे पी की जगह क्या रखेंगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस सी डेल माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर इंटू साई। ये इक्वेशन आ गई। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को खोलूँगी तो आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उस तरीके से नहीं खोलेंगे, आप दोनों टर्म्स को लिखेंगे, इसी इक्वेशन को दो बार लिखेंगे और जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स आपके इन्वॉल्व हैं। जैसे ए माइनस बी को और ए माइनस बी को अलग अलग मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास चार टर्म्स आएंगी। जनरली ए माइनस बी होल स्क्वायर में आपकी तीन टर्म्स आती हैं, यहाँ पे कितनी टर्म्स आएगी, चार, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर आपका अप्लाई हो रहा है तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले को नहीं लगा सकते हो। जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चार टर्म्स आएंगी। वो चार टर्म्स क्या आएंगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर माइनस आयोटा ई एच क्रॉस, देखिए ये टर्म और ये टर्म
रिपीट हुई है ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर एक में फाई बाहर आ रहा है और एक में आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये दो टर्म्स आई, प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर आ गया आपका। जब आपने कौन सी इक्वेशन को खोला, इस वाले पार्ट को खोला है, इसको नहीं छेड़ा है मैंने, सिर्फ इसको मैंने सिंपली मल्टीप्लाई करा है 2 बार। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। यहाँ पे साई बाहर है, नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने साई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए यहाँ साई आ गया, यहाँ आपका साई आ गया, एच क्रॉस साई, यहाँ पे आपका यहाँ साई आ गया और यहाँ पे आपका सिंपली साई आ गया। अब जो ये वाला पार्ट है, इसको भी हम वैसे ही खोलेंगे जैसे हमने इस वाले पार्ट को खोला है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक टर्म तो आपकी सिंपल ये आपकी बाहर आ ही रही है, तो ये एज इट इज़ लिखी जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इस वाले टर्म को, जो अंदर आपका ब्रैकेट का स्क्वायर है, यानी कि दिस टर्म, इसको हम पहले जैसे हमने इसको अलग अलग खोला था वैसे ही हम इसको खोलेंगे। तो टोटल आपकी कितनी टर्म्स आएंगी, 4 टर्म्स आएंगी। तो ये वो 4 टर्म्स हैं जो आएंगी, आयोटा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस आयोटा ई सी एच क्रॉस डेल डॉट ए साई प्लस आयोटा ई सी एच क्रॉस ए डॉट डेल साई प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर साई। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो गया, तो ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ये टर्म एज इट इज़ आ गई, साई को मैंने बाहर ले लिया है, ये टर्म एज इट इज़ आ गई और ये टर्म्स ऐसे आ गई। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 31, मैंने ये दोनों जो मैंने स्क्वायर्स खोले, इनको मैंने इवैल्यूएट करा, मैंने इसको फिर इक्वेशन नंबर 31 में सब्सटीट्यूट करा। इक्वेशन नंबर 31 में जब मैंने इसे सब्सटीट्यूट करा, द केजी इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज ई इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेक्स द फॉर्म। तो ये हमारी केजी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, फॉर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज ई, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। टू फाइंड कनेक्शन बिटवीन इक्वेशन नंबर 32 एंड सिमिलर नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, अगर मैं इसको और नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ, इनमें रिलेशन निकालने के लिए, तो लेट अस मेक दी फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन टेकिंग एम सी स्क्वायर एज द रेस्ट एनर्जी। तो मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँगी और एम सी स्क्वायर को मैं रेस्ट मास एनर्जी के बराबर मानूंगी। तो साई, ये मैं पहले भी ये नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए हमने इसको सॉल्व करा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कन्वर्ट करने के लिए, तो वही स्टेप्स हम यहाँ पे करेंगे। मैंने वही वेव फंक्शन माना है, रिलेटिविस्टिक जो वेव फंक्शन था उसको चेंज करा है, उसमें नॉन रिलेटिविस्टिक कंपोनेंट इंक्लूड करा है, तो ये इक्वेशन आ गई। इसका मैंने डिफ्रेंसीशन करा और इसका मैंने फर्दर डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंसीशन करा। जब मैंने डिफ्रेंसीशन करा तो मेरे पास 3 इक्वेशंस आई, इन तीनों के मान मैं कहाँ रख दूँगी, इक्वेशन नंबर 32 में रख दूँगी, इक्वेशन नंबर 32 में। तो इक्वेशन नंबर 32 में देखिए डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर भी आ रहा है, सिंगल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल साई बाय डेल टी भी आएगा और सिंपल आपका साई भी आएगा एक जगह। तो वहाँ पे आप जहाँ पे भी ये सब चीज़ें आ रही है, वहाँ पे आप जब सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एम सी स्क्वायर एच क्रॉस डेल साई डैश बाई डेल टी प्लस एम स्क्वायर सी 4 साई डैश माइनस आयोटा ई एच क्रॉस डेल फाई बाई डेल टी साई डैश माइनस 2 आयोटा ई एच क्रॉस फाई डेल साई डैश बाई डेल टी माइनस 2 एम सी स्क्वायर ई फाई साई डैश प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई डैश, और ब्रैकेट में क्या कॉमन आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच क्रॉस। यहाँ जब हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो ये सारी टर्म्स आ जाएगी। अब दोनों तरफ ये टर्म्स आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आप देखेंगे कि एम स्क्वायर सी 4 वाली जो टर्म है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आप जब उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस वाली टर्म माइनस में आ जाएगी। तो ये आपका जब ये आपने कैंसिल कर दी और फिर आप क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को 2 एम सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। 3 चीज़ें करी आपने, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म दोनों तरफ कैंसिल कर दी और एम स्क्वायर सी 4 वाली दोनों तरफ टर्म्स आपने कैंसिल कर दी और पूरी इक्वेशन को 2 एम सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब आपने ये किया तो देखिए यहाँ पे आ गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2 एम सी स्क्वायर, यहाँ पे 2 एम सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा एच क्रॉस डेल साई डैश बाई डेल टी आ जाएगी। ये टर्म कैंसिल हो चुकी थी आपकी, ये आया माइनस आयोटा ई एच क्रॉस बाई 2 एम सी स्क्वायर। यहाँ पे आपका कुछ चीज़ें कैंसिल होगी, कुछ बच जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज़ें बच जाएंगी। तो आयोटा ये आपको चेक करना पड़ेगा, दिस इज़ ई एंड दिस इज़ सी, तो ये ई आएगा यहाँ पे, तो दैट इज़ माइनस आयोटा ई एच क्रॉस फाई अपॉन एम सी स्क्वायर डेल साई डैश बाय डेल टी माइनस यहाँ पे 2 एम सी स्क्वायर से 2 एम सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस ई फाई साई डैश प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर अपॉन 2 एम सी स्क्वायर साई डैश। अब
इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ भी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी, सी से सी कैंसिल होगा, एक सी बचेगा तो ये टर्म आ जाएगी, यहाँ पे भी सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये टर्म तो कैंसिल हो ही गई थी और सिंपल ई स्क्वायर ए स्क्वायर के नीचे 2mc स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पता है कि आपकी जो रेस्ट मास एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी विच इज़ ई से, एंड mc स्क्वायर ई फाई से भी ज़्यादा होता है। तो इसके साथ अगर कोई टर्म्स आ रही हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, तो कुछ टर्म बहुत मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और कुछ ही टर्म्स बचेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म्स बचेगी क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो रही है 2mc स्क्वायर की वजह से, ये टर्म कैंसिल हो रही है 2mc स्क्वायर की वजह से क्योंकि ई फाई कॉम्पोनेंट आ रहा है यहाँ पर, और आपकी ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो टर्म्स सारी आपको चेक करना पड़ेगा, कुछ ही टर्म्स बचेंगी, बाकी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। जब आप देख लेंगे तो आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन ये बचेगी, दिस इज़, और ये जो इक्वेशन है वो आपकी क्या कहलाती है, नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज ई इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन and known as non-relativistic Schrodinger equation for a particle of charge E in electromagnetic field. Thus, Kg equation in electromagnetic field reduces to correct non-relativistic limit with appropriate approximation. हम ये भी कह सकते हैं कि जो Kg equation है वो reduce हो जाती है non-relativistic form में जब हम उसमें जो non-relativistic features हैं, limits हैं, वो उनको अप्लाई करते हैं विद अप्रोप्रिएट अप्रॉक्सीमेशंस। तो ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।